क्लास 12th हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक का जो अध्ययन है वह जो चैप्टर 3 हमारा चल रहा था, बंधुत्व, जाति और वर्ग, तो उसी के अंतर्गत करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने जाति, बंधुत्व, वर्ग की जो पृष्ठभूमि के रूप में आपके लिए वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, ठीक है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। जो ये श्लोक हैं, इनकी संख्या 1 लाख होने से इसका नाम सतसहस्त्र संहिता पड़ा। और प्रारंभ में जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहा गया, और जब इसमें 24,000 श्लोक थे तब इसको भारत कहा गया। तो इससे पिछले के वीडियो में मैंने इनके बारे में भी बताया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लें। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ। ये संस्करण एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में थी, और इस परियोजना को पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है वी.एस. सुक्थांकर महोदय को। तो वी.एस. सुक्थांकर महोदय कौन थे? तो वी.एस. सुक्थांकर महोदय संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान थे। तो वी.एस. सुक्थांकर के नेतृत्व में संस्कृत के विद्वानों की एक टीम गठित की गई, और इस टीम ने 1919 में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को लिखने की तैयारी की। इसके लिए विद्वानों की जो टीमें थी ये भारत के कोने कोने में गई, और जो भारतीय उपमहाद्वीप है, चाहे वो उत्तर में नेपाल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे दक्षिण में केरल, तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो, तो इसने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की, और जिन जिन क्षेत्रों में गए वहाँ से इन्होंने संस्कृत में लिखी पांडुलिपि एकत्रित की, और इन्होंने इन पांडुलिपियों को इकट्ठा करके इनकी तुलना की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। आजकल तो हमारी जो किताबें हैं वो प्रेस में छप के आ रही हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो विद्वान थे वो क्या करते थे, वो हाथ से कलम के माध्यम से लिखते थे, और लिखने के लिए उस समय आज की तरह कागज़ प्रारंभ में नहीं थे। उस समय भोजपत्र का प्रयोग किया जाता था। तो पांडुलिपि, जिसको इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, तो ऐसी लिखित सामग्री जिसे विद्वान हाथ से तैयार करते थे वो पांडुलिपि कहलाती है। तो हमारी बात चल रही थी जो महाभारत का संस्करण के लिखने के लिए जो विद्वान थे, उन्होंने भारत के जो विभिन्न भाग थे उनसे संस्कृत में लिखित जो पांडुलिपियाँ एकत्रित की। फिर उन पांडुलिपियों का गहन अध्ययन किया, उनका एक संस्करण तैयार किया, और इस कार्य में उनको 47 वर्ष लगे। तो ये महत्वपूर्ण जो परियोजना थी ये 1919 में प्रारंभ हुई थी, और जिसको पूरा होने में 47 वर्ष लग गए, और 47 वर्ष में ये महत्वपूर्ण कार्य को पूरा किया गया। और पूरा करके 1966 में 1966 में महाभारत का तैयार किया गया समालोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किया गया। ठीक हो गया। अब जब ये महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण बन के तैयार हुआ तो उसमें जो विद्वान थे उनके सामने 2 चीज़ें आई। तो पहली चीज़ ये थी कि उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों से पांडुलिपि एकत्रित की थी, उन पांडुलिपियों में उन्होंने समान श्लोकों वाले जो पांडुलिपि थी, उन पांडुलिपियों के आधार पर 13,000 पृष्ठ में इन्होंने ये संस्करण तैयार किया। तो पहली इसकी विशेषता होगी समानता पर आधारित,
क्योंकि इसमें उन्हीं श्लोकों को शामिल किया गया जिनमें आपस में समानताएं थी, ताकि वो एक ठोस निष्कर्ष पे पहुंच सके। लेकिन जहाँ पर समानताएं देखने को मिलती हैं, कहीं कहीं क्षेत्रीय प्रभेद भी उनके सामने आए। तो ये क्षेत्रीय प्रभेद जब महाभारत लंबे समय से लिखा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले इसमें 8,800 श्लोक थे, फिर इसमें 24,000 श्लोक हुए, वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। तो जब ये ग्रंथ लिखा जा रहा था तो इस ग्रंथ में कई क्षेत्रीय प्रभेद भी सामने आए। तो इससे क्या हुआ कि इसमें लंबे समय से लेखन के कारण इसमें कई क्षेत्रीय प्रभेद देखने को मिलते हैं। अब क्षेत्रीय प्रभेद क्षेत्रों के आधार पर थे। अब जो ये क्षेत्रीय प्रभेद थे, इनको भी ग्रंथ में शामिल करना जरूरी था, क्योंकि ये भी महाभारत के महत्वपूर्ण अंग थे। अब इनको महाभारत में कहाँ पर शामिल किया गया? इनको शामिल किया गया परिशिष्ट के रूप में शामिल किया गया, और इसके अलावा पाद टिप्पणियों के रूप में इनको शामिल किया गया। अब परिशिष्ट क्या होते हैं? परिशिष्ट जब हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ लिखने के बाद कोई महत्वपूर्ण अंश उस ग्रंथ का छूट जाता है, तो हम उस महत्वपूर्ण छूटे हुए हिस्से के लिए जो पुस्तक है, पुस्तक के अंतिम पृष्ठों में उस परिशिष्ट को स्थान देते हैं। और पाद टिप्पणियाँ, जिसको फुट नोट्स भी कहते हैं, तो ये भी जो पुस्तक होती है उसके पृष्ठ के निचले हिस्सों में उनको स्थान दिया जाता है। तो इन क्षेत्रीय प्रभेदों को शामिल करना भी आवश्यक था। अब जो क्षेत्रीय प्रभेद थे वह प्रभावशाली परंपरा और लचीले विचार और आचरण के बीच के एक संवाद के रूप में उभर के सामने आई। तो कुल मिलाकर जो क्षेत्रीय प्रभेद थे वो प्रभावशाली परंपरा और लचीले आचरण और विचारों के बीच का एक संवाद था। इसी संवादों के आधार पर सामाजिक इतिहास लिखा गया और इसी से सामाजिक इतिहास का ढांचा तैयार हुआ। तो इन संवादों की एक विशेषता ये थी कि इनमें द्वंद्व भी थे और मतैक्य भी थे। द्वंद्व का अर्थ है एक प्रकार का विरोधाभास, और मतैक्य का अर्थ होता है कि विचारों में समानता। तो दोनों थे इसमें। अब हम बात करते हैं कि जो महाभारत है, महाभारत के लेखक कौन थे, इसको किसने लिखा। हालांकि हम एक संक्षेप में इसका उत्तर देते हैं कि महर्षि वेदव्यास, लेकिन कई बार इसमें एक विवाद उठ के सामने आता है कि किसी एक व्यक्ति को हम महाभारत का लेखक नहीं मान सकते हैं। और ये महाभारत किसी समय विशेष पर नहीं लिखा गया। आपको मैंने बताया था कि ये महाभारत था, ये 500 ईसा पूर्व से इसको लिखना प्रारंभ किया गया और इसको लिखने में 1000 वर्ष भी लगे, और वर्तमान पहुँचते पहुँचते इसमें इसका ढांचा और भी बदल गया और इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। अब प्रारंभ में जब महाभारत में 8,800 श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहा गया, और जब इसमें 24,000 इसमें श्लोक हो गए तब इसको भारत कहा गया। जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए इसको सतसहस्त्र संहिता कहा गया, अर्थात 1,00,000 श्लोकों वाली संहिता। तो महाभारत के अन्य नाम है भारत और जय संहिता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। जय संहिता या भारत किसका अन्य नाम है? महाभारत का। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये भी आप नोट कर रहे हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि इसका लेखक कौन था। तो इसके लेखक की परंपरा, इसको लिखने की परंपरा पर हम प्रकाश डालें तो सबसे पहले हमें इसके लेखन परंपरा में देखने को मिलते हैं सारथी, सूत और भाट। तो सारथी, सूत या भाट कौन थे? सारथी, सूत या जो भाट थे, ये ऐसे लोग थे जो राजा के साथ युद्ध भूमि में जाते थे, योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे और युद्ध का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करते थे। लेकिन इस घटना को लिखने के लिए जो घटना थी
उसको अभिव्यक्त करने के लिए वे लेखन माध्यम को नहीं अपनाते थे, बल्कि ये मौखिक रूप से घटनाओं को प्रस्तुत करते थे। घटनाओं को प्रस्तुत करने का माध्यम मौखिक होता था। कविताओं के माध्यम से ये घटनाओं को बखान करते थे। तो सारथी का अर्थ होता है इसमें ऐसे लोग जो राजाओं के रथ को हाँकते थे, अर्थात रथ हाँकने वालों को सारथी कहा जाता है। ठीक है, और इनको सूद भी कहा जाता है। ठीक, और भाट क्या थे? भाट भी एक प्रकार के विद्वान थे जो युद्ध भूमि में जाकर राजाओं के द्वारा किए गए कारनामों का गुणगान करते थे। हालांकि जो राजाओं का गुणगान करते थे उसमें अतिशयोक्ति भी होती थी, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे जो महाभारत की जो कथाएं थी वो उसने प्रारंभिक रूप पकड़ा। तो प्रारंभिक रूप में महाभारत को लिखने का जो श्रेय जाता है सूत, सारथी या भाट को जाता है, जो युद्ध भूमि में राजा के साथ जाते थे या योद्धाओं के साथ जाते थे और युद्ध भूमि में राजाओं के क्रियाकलापों का और युद्धों का आंखों देखा हाल कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। बाद में इस परंपरा पर ब्राह्मणों का अधिकार हो गया, अर्थात महाभारत की जो कथा है उस पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ और इस कथा को अब ब्राह्मण लोग बखान करते थे। और ये बात है आपकी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो कुरु और पांचाल महाजनपद थे, कुरु और पांचाल जो महाजनपद हैं, इसलिए कि अध्याय में मैंने आपको बताया था जो 16 महाजनपद थे उसमें कुरु भी था। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो ये वाला क्षेत्र दिल्ली के आसपास का था और इससे लगा हुआ मेरठ भी इसमें ही आता था। और पांचाल आपका जो बरेली और जो बदायूं का क्षेत्र था वो आपका पांचाल क्षेत्र में आता था। तो इन क्षेत्रों में जो ब्राह्मण थे वो महाभारत की कथा लोगों को सुनाते थे। तो कुल मिला के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत की कथा पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। और बाद में जो महाभारत की जो कथा परंपरा है उस पर वैष्णव प्रभाव आने लगा, क्योंकि वैष्णव प्रभाव इसलिए आ रहा था क्योंकि इस महाभारत के एक महानायक थे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण भी इस महाभारत के जो कथा थी उसके एक मुख्य पात्र के रूप में थे, जिन्होंने आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में इन्होंने अर्जुन को उपदेश भी दिए थे। ठीक है, ताकि अर्जुन मोटिवेट होकर क्या करे, युद्ध लड़े, अपने बंधु बांधवों से बेहिचक युद्ध कर सके। तो इस परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के होने से इस पर वैष्णव परंपरा का प्रभाव आने लगा। जो वैष्णव परंपरा थी जिसका इस कथा पर अब वर्चस्व होने लगा, ये समय पीरियड था आपका 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। तो बाद में जो ये महाभारत था इस पर 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच, 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच इस पर जो मनुस्मृति के उपदेशात्मक श्लोक थे उसका वर्चस्व होने लगा। आपको पता है कि जो मनुस्मृति है जो सामाजिक कानून थे उसको बखान करती है। तो मनुस्मृति सामाजिक कानूनों का एक लेखा जोखा है। और बाद में 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच जो मनुस्मृति के जो उपदेशात्मक जो श्लोक थे उनका वर्चस्व इस कथा पर होने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूत, सारथी, भाट परंपरा, फिर ब्राह्मणी परंपरा, फिर इसके बाद वैष्णव परंपरा और फिर इसके बाद मनुस्मृति की परंपरा, सारी परंपराएं महाभारत से जुड़ गई थी। और यदि हम निष्कर्षतः इस महाभारत को लिखने की बात करते हैं तो हमारा उत्तर होता है महाभारत को लिखने का श्रेय महर्षि वेदव्यास को जाता है। लेकिन एक विद्वान को इस कथा का लेखक मानना उचित नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।